गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे कक्षा छठी विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। हम सम्राट अशोक के बारे में पाठ पढ़ेंगे जिसने युद्ध का त्याग किया था। चंद्रगुप्त उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, इस प्रकार से ये वंश चलता है। चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक, और जिसने किसका युद्ध त्याग किया? युद्ध का त्याग किया था। रोशन के लिए रुपए। रोशन जन्मदिन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा लिया। उसे नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहता था। तभी उसने पाया कि नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और कई बार बाईं तरफ छोटे छोटे सेल चित्र थे। उसने सोचा आखिर यह शेर क्यों बना हुआ है? इस प्रकार से शेर बना हुआ था, तो उसने सोचा कि शेर क्यों बना हुआ है। तो हम इसके बारे में अभी इस पाठ में चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों में देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास रहा है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। सारनाथ का सेल चित्र में स्थापित किया गया। इस विषय में तुम अध्याय 6 में पढ़ा होगा। इसमें अपने अध्याय 6 में इस बारे में पढ़ा है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किया गया है। अशोकों के निर्देशों पर इसे बहुत जगह पर बनाया गया, पत्थरों से तराश कर इसे बनाया गया है। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि इनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था, हम इसको पढ़ते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी? चाणक्य ने। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। आपने चाणक्य के विचारों को पढ़ा होगा, सुना होगा, जो हमें अर्थशास्त्र की किताब में मिलते हैं। और ये किसकी सहायता की थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। चाणक्य की सहायता से उन्होंने अपने राज्य को विस्तार किया था। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। देखिए, काले बिंदुओं से दिखाया गया है। तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैन, ये 3 राज्य हैं। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने का रास्ता था। दूसरी तरफ उज्जैन भारत से दक्षिणी भारत जाने का रास्ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकारी कहा जाता था। यहाँ पर शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकारी कहा जाता था। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। बड़ा साम्राज्य होने से यहाँ पर किसान और पशुपालक गांव में बसे हुए थे और मध्य में जंगली इलाका था, जंगल क्षेत्र था। और अधिकांश लोग अपने जीवन को चलाने के लिए क्या करते थे? फल फूलों का उपयोग संग्रहण करते थे और जानवरों को मारकर अपना जीवन गुजारा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते हैं और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले। भारत के कौन सा राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? देखिए, अब हमको जो लाल बिंदु दिखाई दे रहे हैं, जिन पे भी लाल बिंदु दिखाई दिए गए हैं, ये सब क्या है? अशोक के शिलालेख मिले इन क्षेत्रों में। ये जो लाल बिंदुओं से दर्शाए गए हैं सभी क्षेत्र, आप किताब की सहायता से देख सकते हैं, बिंदुओं की सहायता से कि ये क्षेत्र कहाँ पर मिले हैं?
जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं, अशोक के शिलालेख मिले हैं, वो सारे यहाँ पर ये राज्य हैं जो कि इलाके के साम्राज्य के पास में। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। राज्य साम्राज्य कैसे भिन्न है, राज्य और साम्राज्य किस प्रकार अलग अलग है। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, साम्राज्य क्या होता है, राज्य से बड़ा होता है और इनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ती है। राज्य साम्राज्य से बड़ा होता है, राज्य साम्राज्य राज्य से बड़ा होता है, तो बड़े स्तर पर इनको बड़ी सेनाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। सम्राट जो रहते हैं उनका साम्राज्य होता है, तो उनको राजाओं से अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो अधिक स्तर पर लड़ाई युद्ध के लिए उनको जाना पड़ता है, तो उनको संसाधनों की आवश्यकता अधिक होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। इसीलिए उनको अधिकारियों की जरूरत होती है कि जो अधिक से अधिक संसाधनों का उत्पादन करवा सके और व्यवस्था करवा सके। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार का था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भागों में और अलग अलग तरीकों से इनका शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उनके आसपास के इलाकों में सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र और उसके पास के जो आसपास के क्षेत्र थे उसमें सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि वो डायरेक्ट वहां से उस पर नियंत्रण करते थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इसके लिए राजा किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर के रूप में जो पैसा लेते थे उसके लिए अधिकारी नियुक्त किया जाता था, और वो अधिकारी इनसे कर के रूप में जो पैसा आता वो राजा को ले जाकर देता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। जो राजा की बात नहीं मानते थे अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था और इस कार्य के करने के लिए उनको वेतन तनख्वाह दी जाती थी। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। राजा से ऊपर भी एक सम्राट होता था जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सभी का नियंत्रण रखता था। मंत्रियों के द्वारा अपनी जो भी उसको बोलना रहता, करना रहता कि इस प्रकार से कार्य करना, ऐसा का नियंत्रण रहता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। अक्सर राजकुमारों को, राज परिवार के जो पुत्र रहते थे उनको वहाँ राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर स्थान की जो व्यवस्था, नियम चल रहे हैं उन्हीं को पालन किया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य साम्राज्य सेतु मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करता, केवल रास्तों और नदियों पर ही नियंत्रण करने की कोशिश करता था, जो कि आवागमन के लिए, आना जाने के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते हैं उसे इकट्ठा कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा गया उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम कंबल और दक्षिण भारत सोने और कीमती आभूषण, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ये सभी संसाधन किसके रूप में इकट्ठे किए जाते थे? नजराना किसे कहते हैं? तो जहां कर मतलब टैक्स लेते हैं ना, उसे यहाँ पर नजराना बोलते हैं। जहां नजराना नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं वहीं नजराना अनियमित रूप से भी संभव हो सकता है। नियमित रूप से भी हो सकता है और अनियमित रूप से भी हो सकता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो स्वेच्छा से दे सकता है। कर के रूप में वह जो भी व्यक्ति जो कुछ भी देना चाहता है उसको ले लिया जाता था। और अंत में जंगल वाले इलाके
आते हैं, वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। जंगल वाले इलाके आते हैं और वहाँ के ऊपर रहने वाले लोग बहुत हद तक स्वतंत्र थे, आज़ाद थे। उनसे यह उम्मीद की जाती कि मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। वहाँ के लोग फ्री रहते थे और उनसे क्या मांगा जाता था? पदाधिकारियों हाथी, लकड़ी, मधु और मोम की चीज़ें उनको दी जाती थी। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के लेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि सभी को, जिनको नहीं पढ़ते आता है या पढ़ते आता है, सभी को सूचना दी जाती थी और लोगों के हित के बारे में कार्य किया जाता था। अशोक का कलिंग युद्ध। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति देखो, ये उत्कृष्ट ये पत्थर की मूर्ति है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले हैं। यह रामपुरवा में मिली है, एक मौर्यकालीन स्तंभ है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, जो कि रामपुरवा में मिली, बिहार में मिली थी और अभी ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है इसे। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा प्राचीन का नाम है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। प्राचीन मतलब पहले के समय में कलिंग नाम था, उड़ीसा का कलिंग नाम था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। अशोक ने उड़ीसा को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने युद्ध किया और लोगों के जनहानि को देख के और मार काट को देख के उनको बहुत दुख हुआ और उसके बाद से उन्होंने सोच लिया कि मैं युद्ध नहीं करेंगे, वे युद्ध नहीं लड़ेंगे। अशोक का थंब क्या था? अशोक के थंब में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड को आवश्यक नहीं माना गया था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार और शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए, वो बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए और उन्होंने सोचा कि जैसे पिता अपने बच्चों को शिक्षा देता है, उसी प्रकार ये प्रजा भी मेरे बच्चे हैं और मुझे उनको अच्छी शिक्षा देना चाहिए। तो वो बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर उनको शिक्षा देते थे। ऐसे कई समस्या थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी, उनमें दुख की भावना आती थी। तो उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग भी थे। जब अशोक का साम्राज्य था तो उसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, अलग अलग धर्म के लोग रहते थे और कई बार टकराव भी पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन सभी समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य। अशोक ने देखा कि मेरी प्रजा ऐसे लड़ रही है, आपस में धर्म को लेकर लड़ रही है, जात पात को लेकर लड़ रही है, रुपए पैसे को लेकर लड़ रही है, तो उनका कर्तव्य था कि इनका सबका निराकरण किया जाए। उसका कर्तव्य किसका था? मेरा। मतलब अशोक ने सोचा कि मेरा कर्तव्य है कि इसको मैं दूर करूं। इसलिए उन्होंने थंब महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर थंब की शिक्षा देते थे। उन्होंने थंब महात्मा की अधिकारियों को नियुक्त किया और सभी जगह पर भेज दिया और जहाँ उनको बोला गया कि यहाँ वहाँ जाकर सभी को इसके बारे में शिक्षा दी जाए। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभ खुदवा दिए गए, शिलाओं और स्तंभ खुदवा दिए और उस पर लिखवा दिया गया। यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों तक पढ़कर सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते, और संदेश भी लिखवा दिए और उन नियुक्ति अधिकारियों को बोला गया कि जो ये नहीं पढ़ सकते उनको ये पढ़कर सुनाया जाए। अशोक ने थंब के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। अपनी इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए और लोगों को शिक्षा और बौद्ध के उपदेशों को जानने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजकर उनका कार्य किया था। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अलावा अतिरिक्त मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था की गई। मनुष्य के लिए और
जानवरों के लिए चिकित्सा अस्पतालों की व्यवस्था की गई, आवागमन के साधन के लिए रास्ते मार्ग बनवाए गए, कुएं खुलवाए। इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्रजा का पूरी तरह से पिता की तरह ध्यान दिया था और युद्ध का त्याग कर दिया था। उनको बहुत दुख हुआ था, उन्होंने युद्ध लड़ा, उड़ीसा कलिंग को जीतने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा और उनको उसी से बहुत दुख हुआ, तब से उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था। हमारा पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।